हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। जो मैंने एक लास्ट एलआरडी पजल सॉल्व किया था सिलेक्शन टॉपिक के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने आपको एक ऑप्शंस अप्रोच के थ्रू बताया था कि यार किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली और फास्टली और इफेक्टिव वे के साथ में सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे ही मैंने वीडियो सोल्यूशन अपडेट किया, काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आया कि सर चलो ठीक है, ये ऑप्शन का जो यूजेज यहाँ पे हो गया, बट अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा ना होता जो हमें हेल्प कर रहा होता, तो उस केस में हम लोग इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो उसी के रिलेटेड होगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको यार दोनों कंसेप्ट पता होने चाहिए कि यार अगर स्मार्ट अप्रोच की बारी आती है तो आप कैसे अप्लाई करते हो, और अगर नॉर्मल अप्रोच से आपको सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे जो है बढ़ सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, उनको भी काफी हेल्प हो जाएगा। डेली बेसिस पे 6:30 PM पे एक एलआरडी पजल मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो उसको। एंड 7 PM पे आरसी अपडेट होता है, उनके आंसर्स हैं और नेक्स्ट डे अपडेट हो जाते हैं। जो एलआरडी के सेट्स है उन सब की मैं वीडियोस आपको अपडेट कराऊंगा, सो आप उनको चेक करके अपने जो कंसेप्ट्स है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पजल के साथ में। It was given that a company has 6 people in its board of directors B1 to B6। जिन्होंने दूसरा अप्रोच नहीं देखा है मैं लिख दूंगा नीचे, उसको भी जरूर देख लेना, बट पहले ये चेक कर लो। B1 से लेकर B6 तक टोटल 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 4 मेरे पास प्रेसिडेंट्स हैं, 3 वर्किंग कमेटीज हैं C1 C2 C3 आर टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज मेंबर्स। ईच ऑफ गिवन मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैज टू बी a member of exactly one of the committees। Committee C1 has the highest number of members, C3 has the least number of members with no two committees having equal number of members। मैंने ये कंसेप्ट वहां पे बता दिया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे निकलेंगे पर कमेटी, बट यहाँ पे आपको मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। मेरे पास गिवन कराया गया कि भैया C1 के लिए वैल्यू जो है और C2 के लिए जो वैल्यू और जो C3 के लिए वैल्यू है, यहाँ पे गिवन है कि यार हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो लीस्ट गिवन है, और C2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली मीडियम जो है मिडल वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसने ये भी बोला कि यार दो कमेटीज का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगा, तो आई गेट टू नो दैट अगर यहाँ पे लीस्ट है तो यहाँ पे और यहाँ का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे हाईएस्ट है तो और यहाँ का वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकता। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नोन। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट P3 इज नॉट इन C2। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला आपका टैकिंग पॉइंट ये रहेगा हर बारी कि आप ये चेक कर लो कौन सी कमेटी में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, सो दैट आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए कि यार हाँ इसमें इतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सो अकॉर्डिंगली आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा क्विक आपका प्रोसेस जो है वो बन जाता है अगर आपको पहले से पता हो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है पर टीम। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में P3 is not in C2। सेकंड पॉइंट सेज दैट B3 and P4 only work in the same committee। Each committee has at least one director and one president। भैया अगर एक कमेटी में कम से कम एक डायरेक्टर और एक बोर्ड एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए हर एक टीम में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। टोटल मेंबर्स कितने हैं, B1 से लेकर B6 तक और P1 से लेकर P4 तक टोटल 10 मेंबर्स का अवेलेबिलिटी है। 10 में से वो कह रहा है 2 कम से कम होने चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि जो टीम मेंबर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो यार अगर यहाँ पे मैं कम से कम मेंबर 2 भी दूं तो यहाँ पे मुझे कम से कम 3 मेंबर रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे कम से कम 4 मेंबर रखने पड़ेंगे। 4 + 3 7 + 2 9 ऑलरेडी हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट। एक वैल्यू बचा है, कहाँ पे दे सकते हो, क्या यहाँ पे दे सकते हो 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, 3 एंड 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 1 रखोगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मतलब यहाँ पे 1 ऐड करना होगा, सो इट हैज टू बी 5। यहाँ पे 3 मेंबर्स रहेंगे एंड यहाँ पे हमारे 2 मेंबर रहेंगे। तो वी गेट टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट कमेटी 1 2 3 में कितने कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। कमेटी 1 विल बी हैविंग 5 नंबर ऑफ मेंबर्स, कमेटी 2 विल बी हैविंग 3 मेंबर्स एंड कमेटी 3 विल बी हैविंग 2 मेंबर्स। तो ये आपके सामने जो आ चुका है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन के साथ में कि यार आगे क्या है। ध्यान से समझना, ये जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे अप्लाई होता है और इसी वे में आपका जो फंक्शनिंग है वो चलेगा। टोटल जो मेरे पास मेंबर्स थे B1 से लेके B6 तक, हम लोग जेनरिक अप्रोच के थ्रू जाएंगे कि यार किस तरह से इन क्वेश्चंस में हम लोग सोचते हैं और क्विकली हम लोग जनरल अप्रोच से भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वाज गिवन दैट P3 इज नॉट इन C2। P3 इज नॉट इन C2। अभी एक चीज और है, कमेटी 1 को हम C1 C2 C3 लिख सकते हैं, बट मेरे पास एक और ऑप्शन है कि यार कमेटी 1 के लिए मैं C को भी एक्स्ट्रा क्यों लिखूं। मैं कमेटी 1 को डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, कमेटी 2 को डायरेक्टली 2 लिख देता हूं और कमेटी 3 को मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूं। इट्स अप टू मी, ये आपके ऊपर है, जैसा भी आप करना चाहो। हमारे पास क्या गिवन है, P3 इज नॉट इन C2, तो वी कैन से दैट P3 के लिए जो वैल्यू होगा यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। P3 इज नॉट इन C2 मैंने लिख दिया भैया, P3 के साथ में 2 नहीं हो सकता है। यहाँ पे कलर साथ में एक और ऑप्शन पकड़ लेते हैं। B3 एंड P4 ओनली वर्क इन द सेम कमेटी। B3 एंड P4, B3 प्लस P4 गिवन क्या है, वर्क इन द सेम कमेटी। तो B3 इज इक्वल टू P4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। B3 प्लस P4 भी आप लिख सकते हो, जैसा भी आपको नोटेशन अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। ईच कमेटी हैज एटलीस्ट 1 डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस पॉइंट। B1 एंड P1 कैन नॉट कम इन द सेम कमेटी। B1 नॉट इक्वल टू P1,
ठीक है, ये 2 पॉइंट है। देन कह रहा है B5 विल ओनली वर्क इन कमेटी C3। B1 की बात कर रहा है, B5 की बात कर रहा है, सॉरी, B5 इज इन कमेटी C3 एंड P2 की वो बात कर रहा है, P2 इज ओनली इन C1। तो भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। देन कह रहा है नो मोर देन 2 आउट ऑफ B2, B4 एंड B6। B2, B4 और B6 में से सेम कमेटी में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो वी कैन से दैट लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए किसी भी एक कमेटी में। B2, B4 और B6 से 2 से ज्यादा मेंबर्स अवेलेबल नहीं हो सकते। मेरे पास 3 कमेटीज थे। कमेटी 1 में मेरे पास 5 मेंबर हैं, कमेटी 2 में मेरे पास 3 मेंबर हैं और कमेटी 3 में मेरे पास 2 मेंबर हैं। ठीक है, अगर वो बात करें एक मोटा मोटी पॉइंट सोचने के लिए कि यार B2, B4 और B6 में वो बोल रहा है तीनों में सेम कमेटी हो नहीं सकता। अगर भाई तीनों में सेम कमेटी नहीं हो सकता, B1 से लेकर B6 तक मेरे डायरेक्टर्स हैं, P1 से लेकर P4 तक मेरे जो हैं प्रेसिडेंट्स हैं, तो मतलब क्या है यार, अगर कम से कम एक प्रेसिडेंट होना चाहिए तो 1 2 3 कम से कम एक बार यहाँ पे होने चाहिए, 1 2 3 कम से कम एक बार यहाँ पे होने चाहिए। ये ऑलरेडी पॉइंट हमें समझ में आ रहा था। और आगे देखते हैं सोचा कैसे जाए आगे। मेरे पास कोई ऐसा शॉर्ट पॉइंट तो है नहीं स्टार्ट करने के लिए, तो जब भी मेरे पास शॉर्ट पॉइंट नहीं रहेगा स्टार्ट करने के लिए, मैं क्या करूंगा, मैं केसेस बनाने का ट्राई करूंगा। और केसेस बनाते टाइम इतना ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने में मत चले जाना कि यार मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं टाइम नहीं लगता। केसेस बनाने में कितना टाइम लगना है, एक आपको लाइन डालनी है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, आप यहाँ पे भी 3 लिख दोगे और यहाँ पे भी आप 1 लिख दोगे। इससे ज्यादा का टाइम नहीं है अलग से एक केस बनाने में। अब P1 से लेकर P4 तक मेरे पास प्रेसिडेंट्स हैं, B1 से लेकर B6 तक मेरे पास डायरेक्टर्स हैं। एक मेरे पास पॉइंट था B3 और P4 में सेम कमेटी में होंगे, B3 एंड P4 सेम कमेटी में होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है B3 और P4 जो है यहाँ पे 3-3 आ जाए कि यार ये भी कमेटी 3 में है, ये भी कमेटी 3 में है? नॉट ए पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा फास्टली कराऊंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज सिंपल, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हो। अगर ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कोई अलग से वीडियो में कराना पड़ेगा, यहाँ पे उतना स्लोली मैं नहीं बता सकता, सॉरी। B3 एंड P4 के लिए रिगार्डिंग हमारे पास बात है, B3 एंड P4 दोनों में कमेटी जो है वो बोल रहा है सेम है। यहाँ पे अगर मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, क्या ये पॉसिबल है? खुद से सोचो भाई, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, कमेटी 3 में मेरे पास 2 मेंबर्स हैं, कमेटी 3 में 2 मेंबर हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक मेंबर आ चुका है, यहाँ पे अगर मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो 3 मेंबर हो जाएंगे कमेटी 3 में, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यार, यहाँ पे 1 मेंबर हो सकता है, मतलब 1 कमेटी 1 में हो सकता है B3, अगर ये कमेटी 1 में होगा तो सिमिलरली ये भी कमेटी 1 में होगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, और ये भी तो हो सकता था कि यार यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इस जगह पे 2 हो जाए और इस जगह पे 2 हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पॉसिबल था, अभी तक के हिसाब से पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये B3 प्लस P4 वाला पॉइंट जो है वो यूज कर लिया, जो 2 केसेस बनने थे हमने वो बना लिए। अब आगे मूव करते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है B1 नॉट इक्वल टू P1, B1 नॉट इक्वल टू P1। इस पॉइंट को यूज करने से पहले एक चीज ध्यान से समझते हैं कि यार प्रेसिडेंट में अगर कमेटी 1 में 2 प्रेसिडेंट आ चुके हैं, अब P1 और P3 की अगर मैं बात करता हूं, कमेटी 2 को और कमेटी 3 को कम से कम एक प्रेसिडेंट तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कमेटी 2 नहीं हो सकता, P3 के लिए कमेटी 2 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे कमेटी 3 आना ही पड़ेगा और यहाँ पे कमेटी 2 को आना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ, मुझे पता है यार एक बार यहाँ पे 3 आना ही होगा और यहाँ पे 3 आना होगा, यहाँ पे 1 और 2 में से कोई भी रिपीट कर सकता है, यहाँ पे 1 और 2 में से कोई भी एक चीज रिपीट कर सकती है। ठीक है, अभी ध्यान से सोचते हैं, एक और चीज बड़ा प्यारा पॉइंट है कि यार ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। मान लो मेरे पास कमेटी 1 जो है वहां पे 5 मेंबर हैं, अगर कमेटी 1 से मेरे पास 5 मेंबर है, मान लो मैंने इन चारों जगह पे यहाँ पे 3 और 2 में से कोई एक रख दिया, यहाँ पे 3 और 2 में से कोई दूसरा रख दिया, मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट में जो कमेटी 1 के मेंबर आए, मतलब प्रेसिडेंट जो है कमेटी 1 से एक ही प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल है, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए, क्योंकि टोटल तो 5 मेंबर है ना। अगर एक ही प्रेसिडेंट मिला कमेटी 1 से, मतलब 4 मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलेंगे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे हर जगह पे कमेटी 1 होना चाहिए। दैट इज B1 इज इन कमेटी 1, B2 इज इन कमेटी 1, B4 इज इन कमेटी 1, B6 इन कमेटी 1। तो इससे होगा क्या, गिवन क्या है, B2 B4 एंड B6 में से लास्ट पॉइंट देखो, नो मोर देन 2 आउट ऑफ B2 B4 एंड B6 कैन वर्क इन द सेम कमेटी। इसका मतलब क्या है, अगर B2 B4 B6 तीनों के तीनों कमेटी 1 में वर्क कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो आई गेट टू नो दैट इस दोनों जगह में कम से कम एक जगह पे 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भैया यहाँ पे मैं 2 और 3 रख दूं और नीचे भी मैं 2 और 3 रख दूं। मतलब क्या हुआ यार, मे बी यहाँ पे 1 आए, अगर यहाँ पे 1 आता है तो इट सिंपली मींस दैट यहाँ पे 3 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 3 आता है इट सिमिलरली मींस दैट यहाँ पे 1 आना चाहिए। बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी, 1 हैज टू बी देयर, 2 हैज टू बी देयर, 3 हैज टू बी देयर, 2 हैज टू बी देयर। ये मेरे पास 3 केसेस बन चुके हैं। आगे मूव करते हैं और ज्यादा सोचने का ट्राई करते हैं। मेरे पास क्या गिवन था, B1 और P1 का जो आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा, 3 और 3 कमेटी 3 के 2 मेंबर पूरे हो गए, कमेटी 3 के 2 मेंबर पूरे हो गए, कमेटी 3 के 2 मेंबर पूरे हो चुके हैं। अब मेरे पास कमेटी बची है सिर्फ 2, कमेटी 1 एंड कमेटी 2। हम लोग क्या कहते हैं कि यार B1
और P1 का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है, सो इट सिंपली मीन दैट यहाँ पे 1 ही रहेगा. इट कैन नॉट बी 2 हियर, इट कैन नॉट बी 3 हियर, क्योंकि 3 का कोटा ऑलरेडी फुल हो चुका है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इट हैज टू बी 1 हियर. सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 है तो इट हैज टू बी 2 हियर. सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 है, ध्यान से सोचना, अगर यहाँ पे 3 है तो इट हैज टू बी आइदर 1 और 2, या तो 1 होगा या 2 होगा. बट अगर 1 और 2 दो बार 1 आ चुका है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया. अब 2 रखने से क्या होगा भैया, अगर 2 बार 1 यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऊपर 3 बार 1 आना होगा. कमेटी 1 में 5 मेंबर है, तो यहाँ पे कमेटी 1 आ जाएगा, यहाँ पे कमेटी 1, यहाँ पे कमेटी 1, B2 B4 B6 तीनों जगह पे कमेटी 1 आ गया. इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो आई गेट टू नो दैट यार यहाँ पे 1 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, 2 नहीं हो सकता किसी भी हालत में, इट हैज टू बी 1. तो यहाँ पे हम लोग 1 को मेंशन कर देंगे. सिमिलर बेसिस पे भाई अगर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 अभी 2 बार ही हुआ था, मतलब यहाँ पे 1 को आना पड़ेगा, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा. B2 B4 B6 तीनों जगह पे 1 हो गया. क्या ये पॉसिबल है? सोचिए, क्या ये पॉसिबल है चीज? नहीं पॉसिबल भैया, इसको एलिमिनेट कर दो. ये बहुत ज्यादा फास्टली होने वाली चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने का जरूरत नहीं है. जल्दी से बनाना है, समझना है कि यार क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है. और जो आपके पास डेफिनेट पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनमें आपको इन्फो गिवन है डायरेक्टली, उस पॉइंट को आपको यूज करना है और आपको आगे जो है वो बढ़ जाना है. अब हम बात करते हैं इसका 1 2 3 4, 4 बार 1 आ चुका है, एक बार आपका 2 आया, 3 बार आपका 2 आना है. मतलब क्या हुआ, अगर 1 आया इस जगह पे, अगर 1 आता है इस जगह पे, तो इस जगह पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, नॉट ए प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, नॉट ए प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, नॉट ए प्रॉब्लम. सेटिस्फाइड. 3 केसेस निकल आए. केस 1 की हेल्प से मुझे 3 केसेस आगे निकल आए. अब मैं बात करता हूँ इसके, क्योंकि ये केस तो एलिमिनेट हो चुका है, इस केस पे मूव करते हैं डायरेक्टली. ये केस क्या कहता है कि 1 2 3 टाइम्स 1 आ चुका है, 1 2 टाइम्स मेरा 2 आ चुका है. मतलब क्या यार, अगर यहाँ पे 2 होता है मतलब इस पॉइंट पे 1 होना होगा, इस पॉइंट पे 1 होना होगा. अगर इस पॉइंट पे 2 होता है तो यहाँ पे 1 होना होगा, यहाँ पे 1 होना होगा. अगर यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे 1 आना पड़ेगा, यहाँ पे 1 जो है वो आना पड़ेगा. यहाँ से 3 केसेस निकले, यहाँ से 3 केसेस निकले. जो जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप सारे केसेस को कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो. बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में ये डाल लो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके लिए, कि आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करना है. हर क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करना है, देखना है कि यार कहीं पे कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है. अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आपको हेल्प कर सकता है, 3 क्वेश्चन आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट सॉल्व कर सकते हो, देन इट्स अ बेस्ट बेट. भैया सबसे ज्यादा चीज अच्छी हो गई, और क्या चाहिए अपने को. काम अपना चल रहा है, 3 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, आंसर 5-6 मिनट में आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो 40 मिनट्स के पेपर में. विन विन सिचुएशन है, और क्या चाहिए भैया. हाँ जी, समझ में आया कंसेप्ट. आई होप आपको पता चल गया होगा कि यार जनरल अप्रोच क्या रहता है. जनरल अप्रोच भी आपको आना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच भी आना चाहिए. मैं दोनों ही सिखाऊंगा. कई बार तो मैं आपको तीसरा अप्रोच भी, कुछ और जुगाड़ वाले मेथड भी बताने का ट्राई करूंगा. आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है. सपोर्ट इसी तरह से करते रहिए. थोड़ा सा यार चैनल नहीं रीच कर पा रहा है, थोड़ी सी हेल्प कर दो, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कर दो, हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए. थोड़ा सा सोचो, आपको काफी सारा कंटेंट दे रहा हूँ, ट्राई करो कि उनके साथ भी शेयर कर पाओ, उनका भी थोड़ा हेल्प होगा, हमारा भी थोड़ा हेल्प होगा, और आप भी पॉजिटिवली आगे जो बढ़ते रहोगे. आई होप आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.